हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इससे पूर्व हम लोग केंद्रीय वित्त आयोग व नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्ट में यूजीसी भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको मैं भारत में उच्च शिक्षा के प्रति इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। भारत के संविधान के आरंभ में शिक्षा को राज्य सूची में स्थान दिया गया था और फिर उसको क्या है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समवर्ती सूची के अंतर्गत लिया गया। समवर्ती सूची में यह क्या थी, 25वीं प्रविष्टि थी और समवर्ती सूची में होने का मतलब ये है कि उस पर अब केंद्र व राज्य दोनों ही क्या है कानून बना सकते हैं। पहले क्या था, ये राज्य सूची का विषय था शिक्षा। वहीं यह भी कहा गया है कि शिक्षा का यह जो कार्य है वो संघ की प्रविष्टि 63 से 66 के प्रावधानों से क्या है कंट्रोल्ड होगा। संघ सूची की जो 65वीं प्रविष्टि है उसमें केंद्र सरकार के शिक्षा विषयक दायित्व जो हैं उनका उल्लेख किया गया है और उसमें कहा गया है कि शोध और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थाओं और उच्च शिक्षा की संस्थाओं के संबंध में समन्वय और मानकीकरण के निर्धारण की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की होगी। इस प्रकार शिक्षा चाहे राज्य सूची का विषय रहा हो या समवर्ती सूची का विषय है, उस शिक्षा के जो मानक निर्धारण और समन्वय का दायित्व जो है वो संविधान ने क्या है स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार को सौंपा है। केंद्र सरकार का यह दायित्व रहा है कि उस शिक्षा के देशव्यापी शैक्षणिक स्तर में समन्वय और समानता स्थापित करने का प्रयास रहे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो एक वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के द्वारा आयोग है उसको एक वैधानिक संस्था का रूप दिया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या है 1972 में क्या है कुछ संशोधन किए गए और ये जो संशोधन हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अर्थात यूजीसी को एक ज़्यादा पावरफुल बॉडी बनाने के उद्देश्य से किए गए थे, क्योंकि बहुत से राज्यों ने क्या है यूजीसी के परामर्श के बिना ही यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना करना शुरू कर दी थी और 1972 के संशोधनों के पश्चात अब यूजीसी के दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले राज्यों के अनुदान पर क्या है रोक लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से क्या है ये जो यूजीसी है उसको क्या है एक वैधानिक आयोग के रूप में नियुक्ति की गई या स्थापना की गई। इसकी जो संरचना है उसमें हम देखते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं और संशोधित अधिनियम जो 1972 है उसकी धारा 5 की उपधारा 2 जो है उसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का अधिकारी न हो। इसी प्रकार सदस्यों द्वारा इसी धारा की तीसरी उपधारा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि 2 सदस्य केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 सदस्य जो हैं ऐसे होंगे जो अपनी नियुक्ति के समय क्या है यूनिवर्सिटी के शिक्षक हों और शेष 4 जो सदस्य हैं, टोटल 10 हैं, शेष 4 सदस्य जो हैं वो क्या है निम्न क्षेत्रों से लिए जाएंगे, जैसे कृषि, वाणिज्य, उद्योग, वानिकी का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों में से, इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्विज्ञान या किसी अन्य जो विद्वत क्षेत्र है उसमें से लिए जाएंगे और यूनिवर्सिटी के कुलपति या केंद्र सरकार की राय में उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों वाले जो शिक्षाविद हैं उनमें से ये लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कुल 10 सदस्य होते हैं। इसी उपधारा में यह भी कहा गया है कि जो ये तीसरी कैटेगरी के सदस्य हैं उनमें से नियुक्ति की जाने वाले सदस्यों में आधे से ज़्यादा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पदाधिकारी नहीं होंगे। उपाध्यक्ष की नियुक्ति बारे में भी इस अधिनियम में किन्हीं विशेष योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है।
अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है और उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष निश्चित किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल से ज़्यादा पदावधि तक पद धारण नहीं कर सकता। ये जो नियुक्तियां हैं सारी अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अधिनियम में सम्मिलित इस प्रावधान का अनुसरण करती है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए। अधिनियम में उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इस तरह की कोई मर्यादा नहीं लगाई गई है और 1972 का जो संशोधन है उसमें और 1956 का जो अधिनियम है उसमें क्या है, तुलना के दृष्टि से हम देखें तो उसमें कुलपतियों के स्थान पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को महत्व दिया गया है। 1956 के अधिनियम में जहां विश्वविद्यालय के 3 कुलपतियों की नियुक्ति का प्रावधान था, वहीं 1972 के संशोधित अधिनियम में कुलपतियों के स्थान पर विश्वविद्यालय के कम से कम 4 शिक्षकों को आयोग में स्थान देने के लिए प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 में प्रोविज़न किया गया है कि प्रतिष्ठित जो शिक्षाविद हैं उनमें से सदस्य नियुक्त किए जाने पर चर्चा की गई है। सरकारी पदाधिकारियों और विश्वविद्यालय शिक्षकों के अलावा सदस्यों के चयन में केंद्र सरकार को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 5 से 1 और 11 जिसमें कृषि, वाणिज्य, वन, उद्योग, इंजीनियरिंग, कानून, आयुर्विज्ञान विशेषज्ञों में से सदस्य लेने की बात की गई है, जैसा कि हमने पढ़ा है, उसमें यह मर्यादा या सीमा निर्धारित की गई है कि इस तरह के विशेषज्ञ विश्वविद्यालय के शिक्षक नहीं होंगे। किंतु धारा 3 से 3 जिसमें प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से नियुक्ति की बात की गई है उसमें यह मर्यादा निश्चित की गई है कि विश्वविद्यालय के वर्तमान शिक्षक नहीं हो। इस प्रकार 1972 का जो ये अधिनियम है सरकार के इस चिंतन पर आधारित है कि विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनुभवों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा सके। यूजीसी के जो सदस्य हैं उनके मध्य आयोग के कार्यों का कोई विभाजन नहीं किया गया है। पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सभी अन्य सदस्य केवल आयोग की बैठकों में शामिल होकर सामूहिक रूप से विचार के लिए प्रस्तुत विषयों पर निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार सदस्यों की स्थिति उस तरह की पूर्णकालिक नहीं मानी जा सकती जैसे कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की होती है। आयोग की संरचना में सदस्यों की यह अल्पकालिक सहभागिता विचार का विषय है। यहाँ इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आयोग का संपूर्ण कामकाज केवल पूर्णकालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वांछित कुशलता से चला सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यूजीसी की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने देखा। तो इसका एक आरेखीय ढांचा भी है जिसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो एक इसमें क्या है, संचालन समिति भी है जिसमें क्या है 12 मेंबर हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुविधा केंद्र है, ये हम देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर HRDC है, इसको भी हम थोड़ा आगे अतिरिक्त जो केंद्र है उसमें देखेंगे। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र हैं और क्षेत्रीय कार्यालय इसके साथ हैं। इसके बारे में भी हम क्या है आगे थोड़ा देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संलग्न संस्थाओं के रूप में हम इसको देखते हैं। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे एक हैदराबाद में है, दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में है, केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में है, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर में है, उत्तर क्षेत्रीय महाविद्यालय ब्यूरो वो क्या है दिल्ली में है। तो इस प्रकार से राजस्थान जो है वो केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय CRO भोपाल के अंतर्गत आता है, उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। तो अब हम आयोग की जो संलग्न संस्थाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, ये क्या है 1984 में क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में शोध की सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए संपूर्ण राष्ट्र में कुछ स्वायत्त केंद्र स्थापित करे, जिनमें से प्रमुख निम्न है। एक तो है नाभिकीय विज्ञान केंद्र जिसकी स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई।
इसका उद्देश्य क्या है? नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। इसी प्रकार अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान व खगोल भौतिकी केंद्र 1988 में पुणे में स्थापना की गई। और अंतर विश्वविद्यालय DAE सुविधा कंसोर्टियम की स्थापना 1989 में इंदौर में की गई। और सूचना व पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र की स्थापना 1991 में अहमदाबाद में की गई। इसी प्रकार शैक्षिक संचार का कंसोर्टियम की स्थापना 1993 में दिल्ली में की गई। तो इस प्रकार से क्या है, ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की स्थापना की गई है। तो ये विश्वविद्यालय में शोध की सुविधाएं उपलब्ध कराने व उस शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए क्या है, कुछ ये स्वायत्त केंद्र हैं, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सुविधा केंद्र, नेशनल फैसिलिटेशन सेंटर। अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों के अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र भी स्थापित किए हुए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है पश्चिमी क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन केंद्र। यह मुंबई विश्वविद्यालय के नियंत्रण में सन 1978 में स्थापित किया गया। दूसरा है MST रडार अनुप्रयोग, SB यूनिवर्सिटी तिरुपति में स्थापित किया गया। चौथा अंतर विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान केंद्र भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थापित किया गया। और एक क्रिस्टल संवर्धन अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से ये 4 राष्ट्रीय सुविधा केंद्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं मानव संसाधन विकास केंद्र, अकादमिक स्टाफ कॉलेज, इसको HRDC भी कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के ओरिएंटेशन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए, इंडक्शन पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र में करीब 70 के आसपास अकादमिक स्टाफ कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सन 2015 में आरंभ इन अकादमिक स्टाफ कॉलेजों का नाम बदलकर अब क्या है, HRDC अर्थात ह्यूमन रिसोर्स सेंटर कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यानयन परिषद, जिसको NAAC बोलते हैं। ये क्या है, राष्ट्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के उद्देश्य से UGC ने एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यानयन परिषद की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में क्या है, 1994 में की थी। और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, NAAC का। यह संस्था एक सामान्य परिषद व कार्यकारी समिति के निर्देश पर कार्य करती है। इसमें राष्ट्र के प्रतिष्ठित प्रशासक, नीति निर्माता, वरिष्ठ शिक्षाविद सदस्य होते हैं। UGC का अध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष होता है, जबकि कार्यकारी समिति का अध्यक्ष सुप्रतिष्ठित शिक्षाविद होता है। इस संस्था के कार्यों में सहायता के लिए क्या है, विभिन्न परामर्शदात्री समितियां भी क्या है, गठित की जा रही है। और NAAC के जो कार्य हैं वो है कि राष्ट्र की उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है और उसके कार्यों का मूल्यांकन करना है, उस शिक्षण संस्थाओं के अच्छे शैक्षिक वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, उस शिक्षा में स्व मूल्यांकन, अकाउंटेबिलिटी और जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, उसको प्रोत्साहित करना, शोध अध्ययनों व प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्या है, गुणवत्ता की जांच करना। और NAAC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन उसके द्वारा गठित दलों की अनुशंसा पर किया गया है। संस्था 3 चरणों में क्या है, मूल्यांकन का कार्य करती है। पहला चरण तो इसका ये होता है कि उच्च शिक्षण संस्था द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन का परिषद के समक्ष क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्था द्वारा जो गठित अध्ययन दल है वो क्या है, मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर उस संस्था का निरीक्षण करता है, उसका मूल्यांकन करता है। उसके बाद में क्या है, संस्था की कार्यकारी समिति के अंतिम निर्णय के आधार पर संस्था को क्या है, ग्रेड का आवंटन होता है। तो इस प्रकार से NAAC के द्वारा क्या है, ग्रेड दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये कुछ संगठनात्मक इसकी बातें पढ़ी। इसके बाद हम इसके कार्य और भूमिका के बारे में पढ़ेंगे।